बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आज के इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे एलोमॉर्फ्स को, उसके बाद टाइप्स देखेंगे एलोमॉर्फ्स की, कॉग्नेट्स को देखेंगे और उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया देखेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि आइसोलेशन, फ्यूजनल और एग्लूटिनेटिव जो है वो आ जाती हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलोमॉर्फ्स को। तो जो एलोमॉर्फ्स हैं वो हमारे पास जो डिफरेंट मॉर्फिम्स होती हैं ना, मॉर्फिम्स की एक वेरिएशन होती है जिसको कि हम लोग फोनोलॉजिकली भी स्टडी करते हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी स्टडी करते हैं। और ये दोनों जो है वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि हर एक मॉर्फिम जो है वो फोनोलॉजिकल भी डिफरेंट होगी, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होगी। इसी को हम लोग एलोमॉर्फ्स कहते हैं और ये डिपेंड करता है उनके कॉन्टेक्स्ट पे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एलोमॉर्फ जो हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी मॉर्फिम है, अगर वो किसी और वर्ड के साथ मिलके किस किस्म का साउंड निकालेगा, अगर वर्ड सेपरेट हो जाएगा, कोई और वर्ड आ जाएगा, तो उसके साथ वो मिलके कैसा साउंड निकालेगा। एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर एस की। अब यहाँ पर जो है वो एक प्लूरल मॉर्फिम जो है, एस को एज़ अ प्लूरल मॉर्फिम जो है वो लिया गया है। इसके जो है वो 3 एलोमॉर्फ्स बनते हैं। जो सबसे पहला है, एक जो एलोमॉर्फ है वो उसमें जो एस है वो स की आवाज़ निकालता है, स की आवाज़। और वो कब निकालता है कि जब लास्ट पे जो है वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसके लास्ट पे जब एस आ जाता है, तो फिर जो एस का जो साउंड होगा वह सा निकलेगा, स। जैसे कि यहाँ पे कैट्स की एग्ज़ाम्पल है, तो कैट है तो कैट्स हो जाएगा, तो एस यहाँ पर स की आवाज़ निकाल रहा है। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है ज़। अब यहाँ पर जो एस है वो ज़ की आवाज़ निकालेगा और यहाँ पे जो है वो कहाँ पे आएगा कि यूज़ आफ्टर वर्ड्स एंडिंग इन वॉइस्ड साउंड, ठीक है? कोई भी वॉइस्ड साउंड्स होगा, अगर उसके बाद एस आएगा, तो वो ज़ की आवाज़ निकालेगा। जैसे यहाँ पे डॉग्स, डॉग्स है, तो ये लास्ट पे जो एस है वो ज़ की आवाज़ निकाल रहा है। उसके बाद इज़, इज़, ये इज़ की आवाज़ निकालता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है डिशेज़, डिशेज़, तो इज़ की आवाज़ निकल रही है एस एस के लास्ट पे, डिशेज़। तो जो श साउंड होते हैं, उनके लास्ट पे जब एस आता है, तो वो श इज़ की आवाज़ निकालता है, डिशेज़। तो इस तरह से जो एस है, उसकी यहाँ पे हम लोगों ने 3 किस्म के एलोमॉर्फ्स देखे हैं, कि जो हम लोग इसमें फोनोलॉजिकल स्टडी करते हैं। किसी भी मॉर्फीम की फोनोलॉजिकल स्टडी जब हम लोग करेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये एलोमॉर्फ्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है ईडी की, जो कि हम लोग पास्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं। एक मॉर्फीम है हमारे पास ईडी, जो कि हम लोग पास्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसकी भी 3 किस्म की मॉर्फीम्स आएँगी। एक, वॉइसलेस साउंड्स पे कोई भी वर्ड जो है वो एंड होगा, तो वहाँ पर वो ट की आवाज़ निकालेगा। जैसे यहाँ पे स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। उसके बाद जो है वो ड की आवाज़ निकालेगा, जो ईडी है वो ड की आवाज़ निकालेगा जब कोई भी जो वर्ड है वो वॉइस्ड साउंड पे एंड होगा। यहाँ पे प्लेड, प्लेड, ठीक है? तो यहाँ पे डी की आवाज़ उसने निकाली है। उसके बाद इड, इड की आवाज़ निकालेगा कब? कि यूज़ आफ्टर वर्ड्स एंडिंग इन द साउंड ट और ड। अब यहाँ पर अगर किसी भी वर्ड के ये एंड पे, लास्ट पे जो टी है, यहाँ पे डी है, तो तब उस वक़्त ये इड की आवाज़ निकालेगी। जैसे वहाँ पे यहाँ पे है वांटेड, वांटेड, तो इड की आवाज़ निकल रही है। तो इस तरह से डिफरेंट जो मॉर्फीम्स हैं, उनको अगर हम लोग फोनोलॉजिकली स्टडी करेंगे कि कौन-सा मॉर्फीम डिफरेंट वर्ड्स के साथ मिलकर डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करता है, तो इनको हम लोग एलोमॉर्फ्स बोलेंगे। यहाँ पे हम मॉर्फीम और एलोमॉर्फ का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि हमारा मॉर्फीम जो है वो मिनिमल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, एक मीनिंगफुल यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंग ऑफ यूनिट को हम लोग मॉर्फीम बोलते हैं। जबकि जो एलोमॉर्फ है वो हम लोग देखते हैं कि कौन के साउंड्स किस तरह से कौन-सा प्रोड्यूस हो रहा है। ये वर्ड्स के मीनिंग्स को चेंज नहीं करता, ठीक है? जैसे हम लोग ने पीछे एस की एग्ज़ाम्पल पढ़ी है, अब वहाँ पर डॉग्स भी था, कैट्स भी था, ठीक है? लाइक बात तो प्लूरल की हो रही थी ना, कि दोनों जमा थे, लेकिन उनके वो मतलब नहीं बदल रहे थे, सिर्फ़ उनके साउंड्स को जो था वो डिफ़र कर रहा था वो। उसके बाद जो मॉर्फीम है वो एक कंप्लीट एक वर्ड भी हो सकता है और यहाँ पर किसी भी वर्ड का एक पार्ट हो सकता है, ठीक है? जैसे कि हम लोगों ने फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम के बारे में डिटेल स्टडी की है लास्ट वाले चैप्टर में। इसके अलावा जो एलोमॉर्फ्स हैं, ये एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है, ठीक है? एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है। मॉर्फीम्स जो हैं ये कंसर्न करते हैं स्ट्रक्चर और मीनिंग ऑफ वर्ड्स को, जबकि जो एलोमॉर्फ्स हैं उनका कंसर्न क्या है? साउंड्स ऑफ वर्ड का, कि कोई भी वर्ड जो है वो साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइपोलॉजी ऑफ एलोमॉर्फ्स। अब यहाँ पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोमॉर्फ्स, ठीक है, जो कि किसी भी लैंग्वेज में अकर होते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन एलोमॉर्फ्स, टाइप्स ऑफ एलोमॉर्फ्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है फोनोलॉजिकली कंडीशनड एलोमॉर्फ, ये हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं। यानी कि इसमें जो है ये फोनोलॉजिकल टेक्स्ट ऑफ ए मॉर्फीम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वही प्लूरल वाली बात करें, तो जो मॉर्फीम्स के लिए जो प्लूरल मॉर्फीम्स के लिए एस हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी हम लोगों ने 3 एलोमॉर्फ्स देखी हैं, ठीक है? डिफरेंट साउंड जो है एस जो है ये प्लूरल एस जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन एलोमॉर्फ, ये भी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि जब हम लोग पास्ट टेंसेस में ईडी का यूज़ करते हैं वर्ब्स के साथ, तो ये उसके वर्ब की जो लास्ट पे जो वर्ड्स हैं ना, उन पे डिपेंड करेगा कि इसकी जो साउंड है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी ईडी की। उसके बाद हमारे पास है लेक्सिकली कंडीशन्ड
एलोमॉर्फ्स। ये जो है ये किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है कि यहाँ पे कौन सा एलोमॉर्फ जो है वो यूज़ होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम लोग इनकरेक्ट की, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। जबकि अगर पॉसिबल की बात की जाए और उसको हम लोगों ने नेगेशन में लेके जाना हो या फिर उसके ऑपोजिट वर्ड बनाना हो, तो हम लोग बनाते हैं, हम लोग इम्पॉसिबल नहीं कहते, हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल बना देते हैं उसको। तो ये थी लेक्सिकल कंडीशन एलोमॉर्फ। उसके बाद हमारे पास है रीजनल और डायलेक्टिकल एलोमॉर्फ्स। ये एलोमॉर्फ्स जो है ये किसी भी लैंग्वेज का जो रीजन है या फिर जो भी डायलेक्ट है, ये उस पे डिपेंड करता है, और हर एक लैंग्वेज का जो है वो डिफरेंट रीजन होता है, अपना एक डायलेक्ट होता है, उसी हिसाब से उनके एलोमॉर्फ्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इंग्लिश डायलेक्ट्स में जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस ऑफ गेट, ठीक है, गेट को या फिर कुछ लोग कहते हैं गॉट, ठीक है, कहते हैं गॉट इट या गॉट, गॉट बोलते हैं। जबकि कुछ डायलेक्ट्स में इसको गॉटन के तौर पे लिया जाता है। कुछ लोग गॉट का वर्ड यूज़ नहीं करते, कहते हैं गॉटन का। एलएमएफ जो हैं ये हम लोगों को ये भी हेल्प करते हैं जानने के लिए कि डिफरेंट मॉर्फीम्स जो हैं वो क्यों डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वो डिफरेंट प्रोनाउंस उनको किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट एलोमॉर्फ्स हैं जिनको कि हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला है एडिक्टिव एलोमॉर्फ, दूसरा है सप्लिटिव एलोमॉर्फ, रिप्लेसिव एलोमॉर्फ और जो लास्ट वाला है वो है ज़ीरो एलोमॉर्फ। तो इनको हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ आगे जाके। जो सबसे पहला है वो है हमारे पास एडिक्टिव एलोमॉर्फ। एडिक्टिव एलोमॉर्फ जो है ये पास्ट टेंसेस के लिए यूज़ होता है, जिसमें कि हम लोग किसी भी मॉर्फीम के साथ जब लास्ट पे ईडी का इज़ाफ़ा कर देते हैं किसी भी वर्ब के साथ, तो हम लोग इसको बोलेंगे एडिक्टिव एलोमॉर्फ। ऐड कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, जो एडिक्टिव का जो वर्ड है वो ऐड से निकला है। तो मीन्स ये है कि हम लोग इसमें किसी भी वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं, मज़ीद एक मॉर्फीम को ऐड कर रहे हैं। तो जो मॉर्फीम जो है वो ऐड हो तो गई है, हुई भी है क्या ईडी, लेकिन 3 किस्म के साउंड्स को प्रोनाउंस करती है, और ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। एक ड, एक इड और एक ट की आवाज़ हम लोगों को लास्ट में मिलती है। जैसा कि कॉल्ड, प्लेड, बेग्ड। इड की बात करें तो पार्टिड, ग्लाइडेड, नीडेड, हेटेड। ट की बात करें ट साउंड की तो टॉक्ड, टॉक्ड, लॉफ्ट, वॉच्ड, पास्ट। तो ये सारी जो हैं किस तरह से हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एडिक्टिव एलोमॉर्फ में हमारे पास जो सेकंड वाला है वो है प्लूरल। एस को मॉर्फीम्स के साथ ऐड करते हैं तो वो भी 3 डिफरेंट टाइप्स की एलोमॉर्फ्स को प्रोड्यूस करती हैं। उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो स की होती है, ज की होती है और इज़ की होती है। ठीक है, हम लोग पीछे इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बुक्स, ठीक है, और ज फ्रॉग्स, फ्रॉग्स, हाउसेज, हाउसेज। उसके बाद हमारे पास है रिप्लेसिव एलोमॉर्फ। रिप्लेसिव एलोमॉर्फ जो है ये एक ऐसे एलोमॉर्फ्स होते हैं जिसमें कि इन्फिक्सिस को ऐड किया जाता है या फिर किसी भी वर्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया जाता है। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स में है, लाइक हम लोगों को इर्रेगुलर वर्ब्स मिलती हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी भी नाउन को जो है वो प्लूरल करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हम लोगों को थोड़ी बहुत चेंजेस मिलती हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं। सबसे पहले इर्रेगुलर वर्ब्स को देखते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब ड्रिंक है हमारे पास अगर, तो अगर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईडी लास्ट पे लगा देते हैं, ठीक है, वो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। ईडी लगा दिया और जो भी उसकी फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म वो चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स भी देखने को मिलती हैं। इसमें किसी भी वर्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, उसके वर्ड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है, वर्ड बिल्कुल ही चेंज हो गया। सेम मीनिंग है, ठीक है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद सिंग, सैंग, संग, बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है। तो ये इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आएंगे और इसको हम लोग रिप्लेसिव एलोमॉर्फ्स बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्लूरल, प्लूरलाइजेशन ऑफ नाउन्स थ्रू रिप्लेसिव एलोमॉर्फ्स। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ की जमा बनानी है तो हमारे पास है तुथ। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एस आगे लगा देते हैं और वो प्लूरल हो जाता है। जैसे कैट है तो उसके आगे अगर एस लगा दिया जाए तो वो कैट्स हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ केसेज़ में वर्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे टूथ है, ठीक है? एक दाँत की बात हो रही है, तो अगर ज़्यादा दाँतों की बात होगी तो यहाँ पर हम लोग टीथ करेंगे, उसको टूथ्स नहीं करेंगे, उसके आगे एस का इज़ाफ़ा नहीं करेंगे, बल्कि ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। टीथ हो जाएगा ये वर्ड, फुट है तो फीट हो जाएगा, मैन है तो मेन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सप्लिटिव एलोमॉर्फ्स। तो ये जो है ये ऐसे एलोमॉर्फ्स होते हैं जिसमें कि स्ट्रक्चर जो है किसी भी वर्ड का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। उसमें से तो बिल्कुल इनफिक्स को हम लोगों ने ऐड किया था ना ऊपर रिप्लेसिव एलोमॉर्फ्स में, उसका फर्स्ट वाला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड सेम रहता था, जबकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका इनफिक्स होता था ना वो चेंज हो जाता था। लेकिन इसमें जो वर्ड है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली जो है वो वर्ड चेंज हो जाना, लेकिन मीनिंग उसका सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखने को मिलेंगी, जिसमें कि हमारे पास है ईट, एट, ईटन, ठीक है, बिल्कुल ही उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया वर्ड का, बिल्कुल ही उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग सेम है। उसके बाद ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन और गो, वेंट, गॉन, ठीक है, गो, वेंट, गॉन बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसके बाद अगर हम लोग इनकी इन्हीं में प्लूरलाइजेशन ऑफ नाउन की बात करें थ्रू सेपरेटिव एलोमॉर्फ्स, तो हमारे पास
अगर एक चूहे की बात हो रही है तो हम लोग बोलेंगे माउस, लेकिन अगर जमा बनाना है किसी भी अगर चूहों का जमा बनाना है तो हम लोग उसको बोलेंगे माइस। ऑक्स है तो ऑक्सन, पर्सन है तो पीपल। अब पीपल है तो हम लोग लोगों की बात करते हैं तो पीपल पीपल ही रहता है, उसके आगे एस नहीं लगता। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी एक इंसान की बात करें तो हम लोग वर्ड का यूज़ करेंगे पर्सन का, ठीक है। लेकिन अगर 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 हम लोग ज़्यादा लोगों की बात करें तो वहाँ पे हम लोग पीपल का वर्ड यूज़ करेंगे। बाद है ज़ीरो एलोमॉर्फ। अब ज़ीरो एलोमॉर्फ जो है ये ये ऐसे एलोमॉर्फ्स होते हैं जो कि वर्ड को चेंज नहीं करते। कुछ केसेस में एलोमॉर्फ्स जो हैं वो बिल्कुल ही इनविजिबल होते हैं, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो अगर हर्ट है, हर्ट, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही होगी, ठीक है। हर्ट हर्ट हर्ट, ठीक है। लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट, अगर पास्ट टेंस बनाना है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें प्लुरलाइजेशन करें, प्लुरलाइजेशन विद जीरो एलोमॉर्फ, तो शीप है, शीप, एक पेड़ की बात हो रही है, ठीक है, सिंगुलर है। इसके साथ हम लोग एस का इजाफा नहीं करेंगे। जब हम लोग इनको प्लूरल बनाएंगे तो एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये शीप है, एक बेड़ है, शीप ही इस्तेमाल होगा। ज़्यादा बेड़े हैं फिर भी शीप ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके अलावा डियर है, हिरन की बात हो रही है। एक हिरन है तो फिर भी डियर ही रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हिरने हैं तो फिर भी वो डियर ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉग्नेट्स। तो कॉग्नेट्स जो हैं ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं, ठीक है। Cognates are words in different languages that share a common etymological origin, ठीक है। एटमोलॉजी के बारे में हम लोग ने लास्ट वाली वीडियो में भी आई गेस डिस्कस किया था कि हम लोग ये देखते हैं कि ये वर्ड का जो ओरिजिन है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं इंग्लिश में भी जो कि हम लोगों ने लैटिन से बोरो किए हुए हैं, ग्रीक से बोरो किए हुए हैं। तो हम लोगों की ये एटमोलॉजी होती है वर्ड्स की कि ये वर्ड आखिर असल में है किस लैंग्वेज का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, किस लैंग्वेज का है ये वर्ड। तो वो हम लोग अपने में बोरो कर लेते हैं। तो ये जो है ये सेम एक कॉमन एटोमोलॉजिकल ओरिजिन को शेयर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट हर एक लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मॉर्फीम्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल है टैली, ठीक है, सबसे पहला हमारे पास मॉर्फीम है टैली। तो इंग्लिश में हम लोग टेलीफोन, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग टेलीफोन बोलते हैं। ये स्पेलिंग कुछ इसके इस तरह से होते हैं कि TELEPHONE, ठीक है, टेलीफोन। लेकिन अगर हम स्पेनिश की बात करें तो टेलीफोन के टेलीफोनो, ठीक है, टेलीफोनो, ये इस तरह से बनेगा। ये जो दोनों हैं बोथ ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है टैली, ठीक है, और इसका मतलब है डिस्टेंट। ये ग्रीक वर्ड है टैली जिसका कि मतलब है डिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब स्पेनिश में भी टैली ही यूज़ होता है, इंग्लिश में भी टैली ही यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड जो है वो ग्रीक का है, ठीक है। उसके अलावा बायो की बात करते हैं तो बायो, इंग्लिश में बायोलॉजी, ठीक है, और फ्रेंच बायोलॉजी। लेकिन ये जो दोनों वर्ड हैं, ये जो बायो का वर्ड है, बायोस मीन्स लाइफ, ठीक है, ये असल में है कहाँ का? ये ग्रीक वर्ड है, लेकिन उसको फ्रेंच लैंग्वेज में भी यूज़ किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सेम सेम एटमोलॉजिकल ओरिजिन को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश भी, फ्रेंच भी, ठीक है, सेम है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो किसी और लैंग्वेज का है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंच में भी यूज़ हो रहा है, वो इंग्लिश में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं कॉग्नेट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है होमोफोनी इन रूट्स एंड अफिक्सेस। लिंग्विस्टिक्स में होमोफोनी जो है ये दो या दो से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स जो कि सेम प्रोनाउंसिएशन रखते हो लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजी में होमोफोनी जो है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? रूट्स में देखने को मिलेगा, अफिक्सेस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मॉर्फीम्स की सेम प्रोनाउंसिएशन होती है लेकिन उनका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि होमोफोनी जो है वो रूट्स में किस तरह से हम लोग को नजर आएगा। यहाँ पे हमारे पास वर्ड है पेयर, ठीक है, पेयर, और दूसरा वर्ड है वो भी पेयर है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, लेकिन ये जो PAIR है, पेयर, ये है किसी भी एक चीज़ को रेफर करने के लिए कि किसी चीज़ का पेयर है हमारे पास, लाइक किसी चीज़ के पेयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पेयर का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है पियर, ठीक है, ये पियर नाशपाती को बोलते हैं कि ये एक टाइप का फ्रूट है हमारे पास। लेकिन ये जो है प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है लेकिन मीनिंग जो है वो दोनों का डिफरेंट है। तो इस तरह से रूट्स में हम लोगों को होमोफोनी देखने को मिलेगा। उसके बाद अफिक्सेस में किस तरह से देखने को मिलेगा, तो ये देखते हैं कि हमारे पास वर्ड है री, ठीक है, री है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को दोबारा करना, ठीक है, किसी चीज़ को दोबारा करना, उसके लिए हम लोगों को री का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास है रीड, ठीक है, ये बेस वर्ड है हमारे पास, रीड, और जो कि ये इंटरप्रेट करता है कि किसी भी कोई रिटन लैंग्वेज है, ठीक है, और उसके बाद उसको लाइक रीड किया जाता है, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रीड है, री और री, रीड के आगे भी स्टार्ट में आर ई है, और ये भी आर ई है। तो लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखें सेम है लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, कि वो रीड पूरा का पूरा मतलब ही चेंज हो गया। रीड दोबारा से पढ़ो, एक होता है पढ़ना, रीड करना, ये है रीड दोबारा से पढ़ना, तो मतलब जो है वो चेंज हो गया यहाँ पे।
होमोफोनी जो है वो हम लोगों को इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम लोग एस का इस्तेमाल करते हैं एक तो किसी भी चीज़ को प्लूरल करने के लिए, ठीक है? किसी चीज़ की जमा बनानी हो तो हम लोग उसके आगे एस की एडिशन करते हैं। दूसरा हम लोग जो है एक पॉसेसिव मॉर्फीम एस हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जैसा कि अलीज़ कैट, ठीक है? अली की बिल्ली, अलीज़ कैट तो अली की बिल्ली आ जाएगा। लेकिन अगर कैट्स करना है तो कोई कैट है तो हम लोग उसको जब जमा करेंगे तो उसके आगे हम लोग कैट्स लगाएँगे। तो इस तरह भी हम लोगों को होमोफोनी एफिक्सिस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर लैंग्वेज टाइप्स सच एज़ आइसोलेटिंग, फ्यूजनल और जो लास्ट वाला है वो है एग्लूटिनेटिंग। सबसे पहले हमारे पास फ्यूजनल लैंग्वेजेस। फ्यूजनल लैंग्वेजेस जो हैं ये कैसी लैंग्वेज होती है जिसमें कि एक सिंगल वर्ड, ठीक है? एक सिंगल वर्ड होता है और उसमें मल्टीपल मॉर्फीम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि सिविरल, ग्रामेटिकल या लेक्सिकल मीनिंग्स को एट अ टाइम ही कन्वे कर रहे होते हैं। फ्यूजनल जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें मॉर्फीम्स का एक ही मॉर्फीम का मतलब मल्टीपल फंक्शंस होते हैं एक ही मॉर्फीम के, ठीक है? बाज़ दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जानने के लिए कि ये जो हमारे पास मॉर्फीम है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे एक मैं वर्ड एक स्पेनिश वर्ड है हैब्लो, उसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब यहाँ पे जो हैब्लो का वर्ड है उसके जो लास्ट पे ओ आ रहा है, वो एक मॉर्फीम है, ठीक है? लेकिन ये रिप्रेज़ेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है हमारे पास फर्स्ट पर्सन को, सिंगुलर को, प्रेज़ेंट को और इंडिकेटिव को, ठीक है? ये यहाँ पर इतने ज़्यादा इतनी ये नहीं कि एक सिंपल मॉर्फीम है, छोटा-सा मॉर्फीम है और देखें कि वो कितने ज़्यादा एक ही वर्ड में कितने ज़्यादा वो फंक्शन जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है। तो इसको हम लोग फ्यूजनल लैंग्वेजेज़ बोलते हैं। आगे हम जाके जब आइसोलेटिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, आइसोलेटिंग लैंग्वेजेज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, ठीक है? वो वर्ड्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और वर्ड्स को सेपरेट-सेपरेट रखा जाता है। लेकिन फ्यूजनल लैंग्वेज में क्या किया जाता है कि उन सारे के सारे वर्ड्स को मतलब बिल्कुल एक खिचड़ी बना दी जाती है उनकी। एक ही वर्ड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पैक जो है वो कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने हैब्लो की एग्ज़ाम्पल दी है। तो वो जो ओ है, ओ एक मॉर्फिम किस इतनी 4 चीज़ों को एट अ टाइम वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो एक वर्ड में, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है अरबी का किताबुन, ठीक है? किताबुन। हमारे यहाँ पे वो उसको किताब बोला जाता है, किताब यानी बुक, बुक। तो उसका जो रूट वर्ड है जो किताबुन का, अगर रूट वर्ड की बात करें अरबी के किताबुन तो उसका ये कुतुब, ठीक है? कुतुब होता है उसका रूट वर्ड। उसके जो एंड पे अन लगा दिया गया है, ह्यूमन का इस्तेमाल किया गया है, वो उस वर्ड को वो इसके सब्जेक्ट होने को शो करवा रहा है कि ये एक सब्जेक्ट है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा रिच और एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है? और एक ही वर्ड में, एक सिंगल वर्ड में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी होती है, एक ही वर्ड में। हैब्लो की एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत फिट आती है कि एक ही वर्ड में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा चीज़ों को वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है, इतने ज़्यादा फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है एक सिंगल वर्ड। उसके बाद हमारे पास है एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेज़। ये एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेज़ जो है ये जो वर्ड है एग्लूटिनेटिव, इसका जो रूट वर्ड है ना वो एक लैटिन वर्ड ग्लू के साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है कि ग्लू। अब ग्लू यहाँ पे क्या है कि कोई हम लोग ना वर्ड्स को आपस में ग्लू कर रहे हैं, ठीक है? वर्ड्स को आपस में जोड़ रहे हैं। तो हम लोग उनको ये उसी से निकला निकला है कि वर्ड्स को आपस में ग्लू करना, कि ग्लूइंग वर्ड्स टुगेदर फ्रॉम देयर कंपोनेंट पार्ट्स। डिफरेंट मॉर्फीम्स को कंबाइन करने से वर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है? किसी भी लैंग्वेज में। तो ये जो है, ये हम लोग को ज़्यादातर तुर्किश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, जापानीज़ वगैरह में हमें ये देखने को मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड की एग्ज़ाम्पल दी गई है, एक तुर्किश वर्ड है एवलेरिमिज़्दे, ठीक है? एवलेरिमिज़्दे। अब यहाँ पे जो एव है, ईवी वो इसका क्या मतलब है हाउस, ठीक है? ये एक रूट वर्ड है। लर, लर जो है ये प्लूरैलिटी को शो कर रहा है, ठीक है? और जो मिज़ है, इमिज़ वो उसका मतलब है आवर, ठीक है? यानी आर। उसके बाद जो द है, द, डी-ई उसका मतलब है इन, ठीक है? इन आवर हाउसेज़, ठीक है? इन आवर हाउसेज़। अब ये एक वर्ड का इतना बड़ा मतलब है, इन आवर हाउसेज़। इंग्लिश में बात करूँ तो इन आवर हाउसेज़, ठीक है? एवलेरिम इज़ दे ये वर्ड है और कि हम लोग टर्किश लैंग्वेज से फ़ैमिलियर नहीं है, हम लोगों को नहीं पता। तो अगर हमारे सामने कोई एक वर्ड बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा वर्ड हैं, 4 किस्म के वर्ड्स हैं यहाँ पर। इन आवर हाउसेज़, ठीक है? इन आवर हाउसेज़। तो ये सिर्फ़ एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा एक जो आइडिया है वो कन्वे किया जा रहा है इसमें। उसके अलावा हमारे पास है आइसोलेटिंग लैंग्वेज। आइसोलेटिंग लैंग्वेज जो है, ये कैसी लैंग्वेज है जिसमें कि हम लोगों को हर एक वर्ड जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मॉर्फीम से मिलकर बना हुआ है और हर एक सिंगल मॉर्फीम जो है वो एक मीनिंग कैरी करती है। आइसोलेटिंग लैंग्वेजेस में हम लोगों को ज़्यादातर चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है। और भी 1-2 ज़ुबानें हैं जो कि आइसोलेटिंग लैंग्वेज में आती हैं। ग्रामेटिकल जो इनका रिलेशनशिप होता है वर्ड्स के साथ वो एक्सप्रेस करती हैं किससे? थ्रू वर्ड ऑर्डर कि वर्ड ऑर्डर जिस तरह से होगा उस हिसाब से वो वर्ड्स के मीनिंग्स को इंटरप्रेट करती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक वर्ड है वुई, मुझे नहीं पता मैं इसको ठीक पढ़ी हूँ या नहीं बिकॉज़ आई एम नॉट अ चाइनीज़ स्पीकर। तो यहाँ पे वुई का मतलब होता है आई, ठीक है? यानी कि एक सिंगल बंदे की बात हो रही है आई। उसके बाद अगर शू, यहाँ पे शू, शू मीन्स बुक और अगर एक सिंगल बुक, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको जमा करना है, प्लूरल करना है, तो हम लोग इसके लास्ट पे मेन लगा देंगे, मेन। आफ्टर नाउन, नाउन के बाद हम लोग मेन लगाएँगे तो किसी भी नाउन को अगर हम लोगों ने
प्लूरल बनाना है तो हम लोग उसके लास्ट में मैन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर शोमेन, शोमेन मीन्स बुक्स। आइसोलेटिंग लैंग्वेजेज़ जो है उनको जो लर्न करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक क्लियर ग्रामर होती है और इनको वो जो डिफरेंट नंबर्स ऑफ वर्ड्स है ना, वो तकरीबन जैसे कि अब किसी को जमा बनाना है तो लास्ट में मैन लगा दो, तो वो जमा जमा बन जाएगा। तो इस तरह से ये इनके पास एक क्लियर ग्रामर है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए आसान है। तो इसमें जो है चाइनीज़ आ जाती है, थाईलैंड की ज़ुबान आ जाती है, यानी थाई आ जाती है इसमें। इन ज़ुबानों को स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के ज़रिए भी जाना जाता है कि क्योंकि इन्होंने हर एक किसी भी मीनिंग को कन्वे करना है ना, तो उनके लिए एक सेपरेट वर्ड है। ये नहीं कि वो वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन डिफरेंट वर्ड, एक वर्ड से डिफरेंट वर्ड बना देते हैं, ये नहीं है। बल्कि वो उनके पास हर एक मीनिंग को कन्वे करने के लिए उनका एक सेपरेट वर्ड है, तो उनको वर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में आता है। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि इसमें इसको कंप्लीट कवर करवाऊँ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आपकी कोई क्यूरी है, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। अकाउंट का जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ये जो स्लाइड्स का लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।